बीएसपी के अस्तित्व का सवाल, एक्शन में मायावती। अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। रिश्तों की डोर, मायावती की राजनीति किस ओर? आकाश आनंद जी है जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। भतीजा पार्टी से आउट, रिश्तों पर मायावती को डाउट। किसका दबाव है? इसका जो बीजेपीकरण हुआ है, मैं उस एंगल को देख रहा हूँ। जो काशीराम जी की कुर्बानी है वो व्यर्थ हो रही है, उसकी बात हम करें। बिल्कुल हम तो ऑफर करेंगे कांग्रेस में आइए, और लाखों कार्यकर्ता भी बीएसपी के शामिल होंगे, क्योंकि अब वहाँ मिशन खत्म हो चुका है। 2027 का सियासी चक्कर, चंद्रशेखर से अगली टक्कर। मैं पहले ससुर, फिर भतीजे और अब भाई, इस पे ये घर का मामला, इस पे मैं और आप क्या कर सकते हैं? बहन जी हमारे नेता है, हमारे लिए सम्मानीय। अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पे कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्रियों में शुमार रही हैं, बल्कि पार्टी को एक राजनीतिक संगठन से राष्ट्रीय दल बनाने तक के सफर में मायावती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मायावती अपने सख्त रवैये के लिए भी राजनीतिक गलियारों में जानी जाती रही हैं। हाल ही में मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। काशीराम के उसूलों पर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए मायावती ने आकाश आनंद को निष्कासित कर दिया, बल्कि रिश्तों और सियासत को अलग अलग रखकर अपनी अगली रणनीति का भी इशारा दे दिया। हालांकि पार्टी का गिरता जनाधार और चुनावों में लगातार नाकामयाबी साफ बताती है कि अभी आगे की डगर मायावती के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली है। पार्टी का कमजोर संगठन, नेताओं में टूट और प्रदेश की सियासत में उभरते नए विकल्प, मायावती आखिर आगे किस रणनीति पर अमल करने जा रही हैं? व्यक्ति विशेष में आज इसी पर विश्लेषण। मायावती की पहचान एक जुझारू महिला राजनेता के तौर पर रही है। वो उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम बनी। इसके बाद वो 4 बार अब तक मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इस दौरान उनके फैसले चौंकाने वाले रहे और सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी पहचान देश भर में रही। इन चौंकाने वाले फैसलों ने मायावती को नई कामयाबी भी दी है, लेकिन साफ है कि इस बार मायावती की राह आसान नहीं लग रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। काशीराम के उसूलों पर पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए मायावती ने आकाश आनंद को निष्कासित कर दिया। साथ ही रिश्तों और सियासत को अलग अलग रखकर अपनी अगली रणनीति का भी इशारा दे दिया। हालांकि पार्टी का गिरता जनाधार और चुनाव में लगातार कामयाबी साफ बताती है कि अभी आगे की डगर मायावती के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली। आखिर क्या है मायावती का नया सियासी प्लान? आज व्यक्ति विशेष में इस पर विश्लेषण करेंगे। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकारों द्वारा कानून व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म विशेष के नागरिकों व उनके धार्मिक स्थलों आदि को जो टारगेट किया जा रहा है, वास्तव में देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। लगातार गिरते जनाधार, विरोधियों से पीछे छूटती सियासत और प्रदेश में लगातार उभरते नए विकल्प मायावती की दलित राजनीति के लिए घातक साबित हुए।
पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में बीएसपी को 79 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के खाते में 19 सीटें आईं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक विधानसभा सीट मिली। लोकसभा चुनाव 2014 में बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 लोकसभा सीटें मिली और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खाते में कोई सीट नहीं आई। आंकड़े दिखाते हैं कि मायावती का लगातार गिरता जनाधार बीएसपी के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। हाल ही में दिल्ली चुनाव और यूपी में असेंबली बायपोल में भी बीएसपी के हाथ कुछ नहीं लगा। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी और कांशीराम साहब के नेतृत्व में बनी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने अथक प्रयास किया और जब बीएसपी बनी तो उसमें लाखों लोगों ने मेहनत की और सब ने मिल करके पार्टी बनाई मानवर कांशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती जी ने, लेकिन हम भी थे। उन लाखों में से एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी था पार्टी बनाने के समय। उसमें हमने अपना खून पसीना दिया, बहुत सारी कुर्बानियां दी। आज वो पार्टी धीरे धीरे कतरों में टूट रही है, कमजोर हो रही है। तो अगर कोई आदमी घर बनाता है और उस घर में 36 साल रहता है और इसके बाद भले ही वो घर छोड़ करके चला जाए, अब वो घर अगर गिरता है तो उसको तकलीफ होती है। आज बहुजन समाज पार्टी रूपी घर जो है वो गिर रहा है, मुझे तकलीफ है। हाल ही में मायावती की सियासी रणनीति ने हर किसी को चौंकाया है। आकाश आनंद को बसपा प्रमुख मायावती ने खुद राजनीति के लिए तैयार किया। 8 साल तक उनको आगे बढ़ाया और अहम पद दिए। उसके बाद लगा कि उनकी आकांक्षाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो अपने सगे भतीजे को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती का ऐसा निर्णय कोई नया नहीं है, वो ऐसे ही सख्त निर्णय के लिए जानी जाती हैं। वह पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा की सोच है। बात समझे? अम्बेडकरवादी का मतलब संविधान में मिले हुए हक दिलाने की सोच है, न कि घर बनने की सोच है, न कि तोड़ फोड़ करने की सोच है। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने, उस पार्टी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जिसको कुछ दिया हो उन्हें पार्टी को देना चाहिए। बसपा में ऐसे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। मायावती को लगा कि किसी नेता की हसरतें ज्यादा बढ़ रही हैं, तो उसे निकालकर बाहर कर दिया। इसके लिए उन्होंने पार्टी के अंदर मजबूत फीडबैक सिस्टम भी बनाया है। काशीराम ने 1984 में बीएसपी बनाई थी। उससे पहले ही उन्होंने इसके लिए काम शुरू कर दिया था। तब उन्होंने पार्टी के अंदर कई नेता तैयार किए थे। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी तो नेताओं की संख्या भी बढ़ती गई। एक समय था बीएसपी में हर क्षेत्र में हर जाति के बड़े नेता थे। उसके बाद मायावती के हाथ में पार्टी की बागडोर आई तो उन्होंने भी नए नेता बनाए, लेकिन उन्होंने कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया। उनको लगा कि किसी नेता की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, उससे नुकसान हो सकता है, तुरंत निकालकर उसे बाहर कर दिया। कई ऐसे नेता भी हैं जो कभी मायावती के खास हुआ करते थे, लेकिन बाद में मायावती ने खुद ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ठाकुर जयवीर सिंह, रामवीर उपाध्याय और ब्रजेश पाठक ऐसे नेता हैं जो काशीराम के बाद भी मायावती के करीबी रहे। मायावती ने ही इनको आगे बढ़ाया और कई विभागों के मंत्री रहे, लेकिन आखिर तक मायावती को उन पर भी विश्वास नहीं रहा। दूसरी पार्टियों के संपर्क में होने या अन्य पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इनको भी निकाल दिया गया और इन्होंने
दूसरी जगह अपना ठिकाना बना लिया। तो जिस तरह से बीजेपीकरण हो रहा उससे तकलीफ है, और दूसरी बात है किसके डर के वजह से आत्मघाती कदम उठा रही है, जिससे बहुजन समाज पार्टी का भी हरास हो रहा, क्षति हो रही है, और केवल बीजेपी का या सांप्रदायिक ताकत का ही फायदा मिल रहा है। मेरा यह सवाल है कि जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 24 घंटे के अंदर उनको पद से हटा दिया गया। किसका दबाव है? इसका जो बीजेपीकरण हुआ है, मैं उस एंगल को देख रहा हूँ। जो काशीराम जी की कुर्बानी है वो व्यर्थ हो रही है, उसकी बात हम करें। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया। तमाम सियासी गलियारों में बहस भी शुरू हो गई। यह बात उतनी ही सच है कि मायावती ने आकाश आनंद को 8 साल पहले से ट्रेनिंग देना शुरू किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक जनसभा के दौरान उन्होंने आकाश आनंद को लॉन्च किया था, लेकिन सीतापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान जब आकाश आनंद ने एक विवादित बयान दिया था, तब मायावती ने उन पर कार्रवाई करना शुरू किया था। पिछले दिनों मायावती को लगा कि आकाश आनंद की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऐसे में वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आखिर में मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। आखिर सवाल यही, क्या उनके पार्टी से निकाले जाने के बाद मायावती पार्टी को एक बार फिर से दुरुस्त कर पाएंगी, या फिर उनकी यह रणनीति काम आएगी? आंकड़े दिखाते हैं कि मायावती का लगातार गिरता जनाधार बीएसपी के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। हाल ही में दिल्ली चुनाव और यूपी में असेंबली बाईपोल में भी बीएसपी के हाथ कुछ नहीं लगा। हाल ही में मायावती ने अपने सख्त फैसलों के साथ पार्टी में नेताओं को कई संदेश दिए हैं। पहले अपने भतीजे के ससुर और कभी बेहद करीबी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी काम के आरोप में बाहर किया, फिर आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया। इससे साफ संदेश गया कि पार्टी में वो ही सुप्रीमो है। तुम संघर्ष करो। मायावती को सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी माना जाता है। मायावती के अब तक के सियासी फैसलों पर नजर डालें तो वो सड़क पर संघर्ष के बजाय उनका फोकस जातीय समीकरणों और सियासी माहौल पर ज्यादा है। मायावती ने अपने नए फैसले में रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर दलित ब्राह्मण जाट वाली सोशल पॉलिटिकल फॉर्मूला पर फोकस किया है। साल 2007 में मायावती इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के जरिए बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। हाल ही में मायावती ने अपने सख्त फैसलों के साथ पार्टी में नेताओं को कई संदेश दिए हैं। पहले अपने भतीजे के ससुर और कभी बेहद करीबी रहे अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी काम के आरोप में बाहर किया गया। फिर आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया, जिससे साफ संदेश गया कि पार्टी में वो ही सुप्रीमो हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद से बहुजन समाज पार्टी इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। लोकसभा में उसकी नुमाइंदगी खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उसके पास एक विधायक है। उत्तर प्रदेश की विधान मंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद में उसका कोई भी सदस्य इस वक्त नहीं मौजूद है। लगातार चुनाव में उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी के लिए इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई का एक मुद्दा आ गया है, और इस वक्त मायावती जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार सख्त रुख अपना रही हैं, और एक्शन वो भी अपने परिवार के सदस्यों पर जो पार्टी में बड़े उनको ओहदे सौंपे गए थे, अब उनसे उनका मोहभंग भी होता दिखाई दे रहा है और सख्ती बरत रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अस्तित्व की जब लड़ाई की बात होती है तो कोई भी वो सारे मुमकिन कदम उठाता है जिससे उसका सर्वाइवल सुनिश्चित हो सके। मायावती के इन फैसलों से खास तौर पर 3 संदेश निकलकर सामने आए। पहला, परिवार पार्टी से बड़ा नहीं। दूसरा, मायावती ही बसपा में सुप्रीमो। तीसरा, जातीय समीकरण पर भरोसा कायम। देखिए, जो बहुजन समाज है उत्तर प्रदेश का और भारत का, उसके जहन में माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में वो काशीराम जी देखते हैं, वो अंबेडकर देखते हैं, और जो पूरी लड़ाई है बहुजन समाज की, पीडीए की लड़ाई, माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी ने इस बात को तय कर रखा है कि मिलिटेंसी के साथ उस लड़ाई को लड़नी है, शिद्दत के साथ। और आदरणीय बहन जी की पार्टी में क्या हो रहा है, हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही उनका आंतरिक मामला है। दिल्ली में क्या बात फंसी हुई है, कहाँ क्या फंसा हुआ है, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो दलित समाज है
वो बहुत नाउम्मीद है बहुजन समाज पार्टी से। समाजवादी लोग, एक एक वर्कर का प्रण है, पिछड़े समाज से आए हुए लोगों का, अल्पसंख्यक समाज से आए हुए लोगों का, जो अनुसूचित वर्गों की जो लड़ाइयां हैं, जो दलित समाज की लड़ाइयां हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाना हो, चाहे आरक्षण बचाना हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, निजीकरण का खात्मा हो, इस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक एक वर्कर समाजवादी पार्टी का हम लोग लड़ने का काम करें। पिछले कई चुनावों में लगातार हार, पार्टी के वरिष्ठ और प्रभावी नेताओं का एक एक कर दूर होते जाना बीएसपी के अस्तित्व के सवाल तक पहुंच चुका है। आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी और पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद पार्टी के अंदरूनी हिस्सों में परिवारवाद के आरोप लगने शुरू हुए तो मायावती ने एक झटके में पार्टी से परिवार का सफाया कर दिया और संदेश दिया कि वो अभी भी पार्टी में फैसले लेने और प्रभाव कायम रखने की हैसियत में हैं। 2012 के बाद से लगभग 13 साल हो गए हैं। बीएसपी का बिल्कुल नामो निशान एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिट सा गया है। कहीं एक विधायक, कहीं 0 सांसद। तो ये जो स्थिति मायावती की हुई, उसमें अब मायावती को ये ऐसा लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को अगर खड़ा करना है तो कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, चाहे वो निर्णय पार्टी के संगठन के मामले में हो या वो पदाधिकारियों के मामले में हो, क्योंकि मायावती के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा कि मायावती जो है 2014 से भारतीय बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। उनका संगठन, उनके पदाधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय थे और जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए था, मायावती चुनाव मैदान में भी नहीं दिखाई दी। अभी बीच में जो वाकया हुआ कि उन्होंने अपने परिवार के, अपने जिस तरीके से अपने भतीजे को, अपने भाई को 2 बार निकाला, 2 बार पार्टी में रखा, फिर निकाला, तो जो ये परिवारवाद की जो एक आरोप लग रहे थे, तो पार्टी के संगठन को अभी उन्होंने बीते दिनों 1-2 दिन पहले लखनऊ में एक बड़ी बैठक की और उन्होंने जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए, गौतम जी को जिम्मेदारी दी, तो उनको ये लगता है कि अगर राजनीति में अपनी पार्टी का सर्वाइव करना है तो कुछ कड़े निर्णय, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। करीब 70 साल की हो चुकी बीएसपी प्रमुख मायावती के सामने पार्टी को फिर से खड़ा करने की चुनौती है। 2027 के चुनाव से पहले उनका कड़ा रुख बताता है कि इसके लिए वो खुद ही मोर्चा संभालने की तैयारी में हैं। लेकिन क्या ये कोई सियासी रणनीति है या फिर लगातार हार से वो हड़बड़ा गई हैं? कहा जाता है कि उम्र पर किसी का बस नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की उम्र करीब 70 साल की हो गई है, लेकिन तमाम एपिसोड के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले ली है। 2027 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है क्या मायावती तमाम विधानसभा की तैयारी और चुनाव को खुद अपने सामने रख कर देखेंगी। एक सवाल ये भी है क्या मायावती लगातार हार से हड़बड़ा गई हैं और इस तरह के फैसले ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी दलित वोटों में पहले ही अच्छी खासी सेंध लगा चुकी हैं, तो दूसरी तरफ दलितों के लिए चंद्रशेखर एक नए विकल्प के तौर पर उभरे हैं। मायावती की हालिया सियासी रणनीति पर नजर डालें तो इसमें दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और जाट को साधने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। तुम संघर्ष करो। मायावती की हालिया सियासी रणनीति पर नजर डालें तो इसमें दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और जाट को साधने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। मायावती साफ कर चुकी हैं कि वो अकेले दम पर चुनावी लड़ाई लड़ेंगी। साफ है कि बिना गठबंधन के ये राह खासी मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी दलित वोटों में पहले ही अच्छी खासी सेंध लगा चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ दलितों के लिए चंद्रशेखर एक नए विकल्प के तौर पर उभरे हैं। चंद्रशेखर न सिर्फ दलितों के जुझारू नेता के तौर पर पहचान कायम कर चुके हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद संसद में दस्तक के साथ उनके दावों पर वोटों की मुहर भी लग चुकी है। ऐसे में मायावती के लिए चंद्रशेखर एक मजबूत चुनावी टक्कर साबित होंगे। भाई पहले ससुर, फिर भतीजे और अब भाई, इस पे ये घर का मामला है, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। बहन जी हमारी नेता है, हमारे लिए सम्मानीय। अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के कि जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पे कर रही है। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आप या उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो समय है संघर्ष करने का, क्योंकि
मधुवादी ताकतें इतनी शक्तिशाली होगी कि वो लोग उन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान तक छीन लिया, इतना जुल्म हो रहा है, अधिकारी सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में मैं पारिवारिक लड़ाई पे बात करूं या यहाँ जो है जो लड़ाई जंग चल रही है इसमें योगदान दूं। वहीं बीएसपी के वोट शेयर में लगातार गिरावट के मुख्य कारणों पर नजर डालें तो ये एसपी की तरफ दलितों का झुकाव, दलित वोटों में बीजेपी की सेंध, चंद्रशेखर नया विकल्प बने। बसपा को समझ में नहीं आ रहा कि किधर चले और वो उनका आंतरिक मामला है और मुझे लगता है कि बसपा को बहुत सोच समझकर आगे की दिशा तय करनी चाहिए और बाकी उन्होंने दलित समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। ऐसे समय में अब दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से योजनाएं चालू की हैं दलित समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वंचितों को वरीयता, तो वरीयता में वंचित आएगा तो उस समाज के ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उस समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी अब करेगी। हालांकि कांग्रेस पर मायावती लगातार हमलावर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी इशारों में बोल चुके हैं कि अगर मायावती साथ होती तो चुनावी नतीजे कुछ और हो सकते थे। लेकिन ये सियासी ऑफर जिस तरीके से बहस और तीखे पलटवार का सबब बना, उससे साफ है कि भविष्य में मायावती और कांग्रेस के बीच की दूरी कम नहीं होने वाली है। कि जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी ने बसपा को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और गांव-गांव घूम के, बस्तियों में घूम के अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर मान्यवर काशीराम जी ने बसपा को खड़ा किया। आज बसपा पूरी तरीके से अपने रास्ते से, अपने दिशा से भटक गई है। मूल उसका कारण है कि आज जो इन्होंने परिवार की बात कही थी बहन जी ने, आज वो परिवार की तरफ धीरे धीरे अपनी पार्टी को लेकर आगे काम खड़ा किया, उसमें पार्टी में अपने परिवार को शामिल किया। तो निश्चित तौर से है कि ये सारी चीज़ें होंगी। कभी आप आनंद को पद देते हैं, कभी आनंद के ससुर जी को हटाते हैं, कभी आनंद के पिताजी को देते हैं। मुझे लगता है ये अपमानित करने की बात है। बीएसपी के लिए मायावती ने जो सर्वाइवल प्लान तैयार किया है वो कितना कारगर साबित होगा, इसे लेकर राजनीति के जानकारों की अलग अलग राय है। बहुजन समाज पार्टी अभी भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जनाधार के मामले में वो तीसरे ही नंबर पे है। हालांकि उसके जो विधायकों की संख्या है वो काफी पीछे है। उस पे जाएंगे तो और भी कई पार्टियां उसके ऊपर हैं। और जो पार्टी 2007 में बहुमत से सत्ता में आई हो, वो अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल और जनसत्ता दल टाइप पार्टियों से भी नीचे है। तो ये एक अलग स्थिति है। लेकिन मायावती जी का जो सर्वाइवल प्लान है, जो रणनीति है, वो साफ नहीं है। न कार्यकर्ताओं में उसका साफ मैसेज है, न पदाधिकारियों में के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे जनता के बीच में साफ मैसेज जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसीलिए जानी ही जाती हैं, जब से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली थी, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ वही सारे फैसले करती रही हैं। और कई बार उनके जो निरंकुश बात कहनी चाहिए या तानाशाह की बात होती है, उसको लेकर भी उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इन सब आरोपों से बेपरवाह होकर मायावती पूरी तरीके से जो भी फैसला लेती हैं उसको दृढ़ता के साथ लेती हैं। और उसमें वो शायद जब कोई भी लोग मानकर चलते हैं कि मायावती अब कमज़ोर पड़ रही हैं, उस वक्त वो ऐसे तमाम फैसले लेती हैं जो चौंकाने वाले होते हैं। तो तानाशाह होने की बात हो या वो एकाकी फैसले लेने की बात हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस मामले में कतई किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर कोई भी समझौता नहीं करती। खास बात ये कि मायावती न सिर्फ पार्टी में सख्त फैसलों के साथ साफ कर चुकी हैं कि वो ही सुप्रीम पावर हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद का पुराना तरीका भी अपना रही हैं। हाल ही में मायावती पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का हालचाल जानने उनके घर गईं। उमाशंकर सिंह काफी वक्त से बीमार हैं और मायावती ने उनके घर जाकर उमाशंकर सिंह से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल पे एक नेशनल पार्टी जानी जाती थी और एक जिस तरीके से काशीराम ने BS4 का निर्माण किया और कैडर उन्होंने एक मजबूत किया, बाद में बहुजन समाज पार्टी की नायक के रूप में मायावती जी आई और उनके ऐतिहासिक फैसले रहे, बहुत कठोर फैसले रहे। प्रशासनिक स्तर पे भी उनकी एक क्षमता बहुत अच्छी मानी गई, बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई। लेकिन परिवार में जिस तरीके से ये आनंद का और भतीजे का एक वो हुआ, परिवारवाद का भी आरोप लगा, टिकट बेचने का भी उनके ऊपर आरोप लगा। तो इन सारे आरोपों से घिरी हुई मायावती अब आने वाले समय में 2027 में अपनी पार्टी को
फिर मजबूत करने के लिए वो मैदान में उतर गई हैं। तुम संघर्ष करो। बसपा प्रमुख मायावती भी 2027 की चुनावी रणनीति को साधने में जुट गई हैं। इसके लिए एक तरफ जहां वह सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के जरिए सर्व समाज को थामने की जुगत में है, वहीं दूसरी तरफ कैडर कैंप के जरिए अपने मूल वोटरों को भी सहेजने में प्रयासरत हैं। इसके साथ ही वो पार्टी की ओवरहॉलिंग में भी जुटी हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों पर एक्शन लिया और साथ ही ये संदेश दिया है कि पार्टी के अंदर कोई भी विरोध होगा उसे खत्म किया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि मायावती की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।